नमस्कार दोस्तों, TGT एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ वीडियो हमने डाली हैं सेट की और लगभग जो थ्योरी है सेट की हम लगभग पूरी करा चुके हैं। तो आज हम सेट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपको कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हल। देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, इफ़ A and B are two sets such that cardinal number of set A is equal to 4 और cardinal number of set B is equal to 3, then maximum value of n A intersection of B। यानी कि अगर एक हमारा सेट A है उसमें एलिमेंट्स की जो नंबर है वो 4 हैं और जो B सेट है उसमें एलिमेंट्स नंबर कितने हैं 3। तो हमको फाइंड करना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इंटरसेक्शन B, यानी इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन से ये पता चलता है इंटरसेक्शन B में या तो 3 एलिमेंट हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, मगर 4 तो पॉसिबल हो नहीं सकते, क्योंकि इंटरसेक्शन B का मतलब है कि A में भी कॉमन होना चाहिए और वो B में भी कॉमन होना चाहिए। तो 4 जैसे 4 एलिमेंट हैं तो 4 एलिमेंट B के अंदर तो हो नहीं सकते, मगर B के 3 एलिमेंट 4 जो एलिमेंट है उसमें बिलोंग कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू हमारी जो हो सकती है वो हमारी हो सकती है 3, 4 तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं इसको आपको एक दूसरे तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इंटरसेक्शन B की वैल्यू 3 होगी। चलो शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन जो B है वो सबसेट होता है किसका? A का। दिस इम्प्लाई, यानी इंटरसेक्शन B सबसेट A का मतलब है कि इंटरसेक्शन B के जो सारे एलिमेंट होंगे वो A के अंदर बिलोंग करेंगे। इसका मतलब होगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B इज़ लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ A, यानी कि A इंटरसेक्शन B के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेट A के जो अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसके क्या होंगे? उसके लेस देन इक्वल होंगे। तो मगर n ए हमारा कितना दे रखा? 4। तो दिस इम्प्लाई n A इंटरसेक्शन B इज़ लेस देन इक्वल 4। इसी प्रकार A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B, इंटरसेक्शन B जो B का भी सबसेट होगा। इसका मतलब होगा कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ B, यानी इंटरसेक्शन B में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी संख्या B जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी संख्या से क्या होगी? कम होगी या इक्वल हो सकती है। तो n दिस इम्प्लाई n A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल एन बी की वैल्यू हमारी 3। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो हम देखते हैं कि n इंटरसेक्शन B की वैल्यू लेस देन इक्वल 4 है और n इंटरसेक्शन B की वैल्यू लेस देन इक्वल 3 है। तो एक ऐसी वैल्यू देखेंगे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वो वैल्यू हमारी आती है 3, क्योंकि ये तो कहती है कि वैल्यू हमारी n इंटरसेक्शन B की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, और ये वैल्यू यहाँ से पता चलता है कि n इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है। तो इस दोनों को सेटिस्फाई जो करेगी हमारी ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब कि n A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होगी 3। उसके बाद ये हमको पता चल गया कि इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट कितने होंगे वो या तो 3 होंगे या 3 से छोटे होंगे, मगर हमको निकालना क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इंटरसेक्शन B। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए 3 है, फिर उससे छोटी होती चली जाएंगी 3, 2, 1 इस तरीके से। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। 2 सेट हैं, पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं। फिर बोला गया द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, जो सेट हमारा जिसमें एलिमेंट m है उसके सबसेट्स की संख्या और जो दूसरा जो सेट है उसके सबसेट की जो संख्या है उन दोनों का डिफरेंस वो है 56 के बराबर है। यानी कि जो हमारा पहला सेट है उसके जितने भी सबसेट आएंगे उनकी संख्या माइनस जो दूसरा सेट है उसके सबसेट की संख्या से कितनी ज़्यादा है? 56। तो पहले एक चीज़ फॉर्मूला बताते हैं। मान लिया हमारा कोई सेट है A, उसके कार्डिनल नंबर कितना है हमारा? मान लिया सपोज करा m।
तो इसके कितने सबसेट होंगे, तो हमने बताया था उसके सबसेट होंगे 2 की पावर m। अगर ये n हो तो कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हों तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4। तो ये हमारा फॉर्मूला था जो हम पीछे बता चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला सेट है उसमें m एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट हो जाएंगे, सबसेट की संख्या हो जाएगी 2 की पावर m। दूसरा हमारा सेट है उसमें एलिमेंट है n, तो उसमें सबसेट की संख्या हो जाएगी n। तो पहले सेट में जो सबसेट की संख्या है दूसरे वाले जो सेट है उसके सबसेट की संख्या से कितनी ज़्यादा है, वो ज़्यादा है 56। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमको जो वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है m² + n² की वैल्यू क्या आएगी। ये ऑप्शन है 40, 48, 42 और नन ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 में TGT एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। पहला तरीका ये है, इस इक्वेशन को सीधे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की पावर m - 2 की पावर n बराबर हमारा है 56। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि m की वैल्यू n से ग्रेटर है। तो हमने इसमें क्या ले लिया, 2 की पावर n ले लिया हमने कॉमन। तो ये हमारा जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर m बटे 2 की पावर n - 1 और बराबर 56। तो ये बन गया 2 की पावर n गुणा 2 की पावर, देखिए डिवाइड में है तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। 2 की पावर m - n - 1 और बराबर ये बन गया 8 गुणा 7। 2 की पावर n गुणा 2 की पावर m - n - 1 और बराबर, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 - 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं, इसकी कंपेयर करेंगे इस वाले पार्ट से और इस पार्ट की कंपेयर करेंगे इस वाले पार्ट से। तो हम क्या देखते हैं, n की वैल्यू हमारी हो गई 3, n की वैल्यू हो गई 3 और m - n की वैल्यू हो जाएगी वो भी 3 और ये होगी m - n की वैल्यू 3। n की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दी जाएगी तो ये बन जाएगी m - 3 बराबर 3 और m की वैल्यू आ गई 6। तो हमारी वैल्यू m की भी वैल्यू निकल गई और n की वैल्यू निकल गई। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है m² + n² की वैल्यू कितनी होगी। देखिए m² + n² की वैल्यू, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर हो गया 36 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये वैल्यू हो गया हमारी 45। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर कितना हो गया, 45। तो ना तो 40 है, ना ही 48, ना ही 42, तो नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो पहला तरीका तो हमारा ये है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर आइए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तरीका हमारा क्वेश्चन करने का ये है, देखिए m 2 की पावर m - 2 की पावर n बराबर दे रखा है इन्होंने 56। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, m की वैल्यू अपने पास से कोई वैल्यू रख के देखते हैं। देखिए m की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, एक और चीज़ है यहाँ से, ये हमको गिवन है कि m इज़ ग्रेटर देन n। ये तभी पॉसिबल होगी जब m की वैल्यू n से ग्रेटर होगी। तो अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगी 2 और 2 में से कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो 56 आएगी नहीं। तो एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे कि इसमें से इसको घटाने पे 56 के आसपास कोई संख्या आ जाए। तो अगर 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 रखेंगे 2 की पावर 4 की वैल्यू होगी 16, 5 रखेंगे 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, अगर 6 रखते हैं तो 2 की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 64। तो 2 की पावर 6 रखने पे इसकी वैल्यू 64, इससे ग्रेटर है। तो कोशिश करते हैं कि m की वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो n की वैल्यू कितनी ली जाए जिसको सॉल्व करने पे 56 आ जाए। तो इसको चेक करते हैं, m की वैल्यू हमने ले ली 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64। तो n की वैल्यू कुछ रख के देखते हैं, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 64 - 2 बराबर 56 नहीं आएगा। अगर n की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 64 में 4 के 60 हो जाएगा, तो 56 नहीं आएगा। अगर n की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी 8 और 64 में से 8 गया कितना आ गया 56। तो इसलिए m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो ये है हमारा ऑप्शन मेथड। तो m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3, उसके बाद में हम m² + n² की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आइए दोस्तों
करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, हमको फाइंड करनी है ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए माइनस बी, बी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी। तो हम इस क्वेश्चन को फिर दो तरीके से करेंगे। पहले वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए वेन डायग्राम से कैसे करते हैं। ये हमारा सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया हमारा बी, ये सेट ए, ये सेट बी। पहले देखिए ए माइनस बी हमारा क्या है। ए माइनस बी पार्ट हो गया हमारा ये वाला, ए का वो पार्ट जो बी से कॉमन है, तो ये वाला हो गया आपका ए माइनस बी। अब इसको क्या करना है, ए में से माइनस करना। हमारा ए पार्ट कितना है, ये वाला, इसको मैंने अब हटा दिया थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने हटा दिया, तो ये ए है। इसमें से ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, तो ये वाला पार्ट बच गया। अब ये वाला पार्ट कौन सा था, ये पार्ट था हमारा ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, यानी इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए हमारा आंसर होगा इंटरसेक्शन बी। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमारी प्रॉपर्टी होती है अगर a माइनस बी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना, a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है a माइनस बी, ठीक है, बराबर a माइनस, पहले इसकी वैल्यू रखेंगे a माइनस बी की वैल्यू। a माइनस बी की वैल्यू होती है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। फिर दोबारा लगा देंगे। देखियो जैसे यहाँ पर ये b है, इसी तरह से ये एक सेट है, एक सेट ये है, तो इस सेट में से इसको घटाएंगे तो क्या आएंगे, फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकंड जो सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ए इंटरसेक्शन, देखो इसमें हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। तो डी मॉर्गन लॉ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, और जो इंटरसेक्शन है वो बन जाएगा यूनियन, और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी ही होता है। बी का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो हमारा मिल गया है इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता, फाई। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होता, फाई, यानी कि होता एम्प्टी। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब फाई और इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकालना, तो उसका यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा हो गया आंसर, यानी डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इंटरसेक्शन बी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एक वेन डायग्राम से मैंने आपको बताया, उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कहीं कहीं पे कॉम्प्लीमेंट को सी लिख देते हैं, कहीं पे डैश लगा देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे सी मैंने दिखा दिया, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि कहीं पे सी तो नहीं आएगा लिखा हुआ, और सी आ गया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी ये सी क्या चीज़ आएगी। तो इसलिए आपको याद रखना, अगर ऊपर एक सी लिखा हो तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। तो हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ए है या बी है, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, या ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन, इसमें लगाएंगे हम डी मॉर्गन लॉ। ये इंटरसेक्शन है, और डी मॉर्गन लॉ लगाने पर इसका बन जाएगा यूनियन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इतना करने के बाद में इसमें हम लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लॉ लगा देते हैं, तो ये आएगा आपका ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ से सी है लिखना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से।
तो इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होता है फाई के बराबर, क्योंकि ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन होता है वो कुछ नहीं होता, तो वो हो गया एम्प्टी। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई और इसमें क्या यूनियन, दोनों का यूनियन क्या होगा हमारा, यही हो जाएगा यूनियन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि फाई इंटरसेक्शन यूनियन फाई यूनियन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए आएगी, फाई यूनियन ए। तो ये भी क्या है, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास में 25 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड साइंस। 12 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, और 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस दोनों लिए हुए हैं। तो हमको फाइंड क्या करना हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग टेकन साइंस, यानी उन बच्चों की संख्या निकालनी है, स्टूडेंट की संख्या निकालनी है जो साइंस, जिन्होंने साइंस तो लिया पर मैथमेटिक्स नहीं ले रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए दोस्तों, ये स्टूडेंट हो गए मैथमेटिक्स लेने वाले का, और इधर ले लेंगे हम साइंस वाले। तो मैथमेटिक्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 12, और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस दोनों लिया। तो ये पार्ट आ गया आपका मैथ और साइंस वाला। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे साइंस वाले कितने स्टूडेंट हैं, यानी कितने स्टूडेंट ने साइंस लिया है। उसके बाद में हम 8 घटा देंगे। 8 कौन सी संख्या होगी, जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों लिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, साइंस लेने वाले स्टूडेंट की संख्या से 8 माइनस कर देंगे, तो ये किसकी संख्या आ जाएगी, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है जो केवल साइंस लेते हैं जबकि मैथ नहीं लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। फॉर्मूला हमारा है एक एम यूनियन एस इजकल टू एन एम प्लस एन एस और माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। एम यूनियन एस का मतलब है जो टोटल स्टूडेंट है मैथमेटिक्स और साइंस लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो मतलब ये स्टूडेंट हैं 25, मैथ लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं 12, साइंस लेने वाले निकालने हैं, साइंस लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं ये हमको निकालना, और मैथ और साइंस दोनों लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, वो हैं 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 बराबर 12 माइनस 8, ये हो गया 4 प्लस एन एस। तो हमारा एन एस इज इक्वल टू 25 माइनस 4, तो एन एस कितना हो गया हमारा, वो हो गया 21, यानी कि साइंस लेने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हो जाएंगे 21। उसके बाद चलते हैं आगे। अगर आपसे ये पूछता है कि साइंस लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं तो आप बताएंगे 21, मगर अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो केवल साइंस लेते हैं मैथ नहीं लेते हैं उन स्टूडेंट की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये टोटल पार्ट क्या है, साइंस लेने वाले, ये वाला पार्ट क्या है जो मैथ और साइंस दोनों लेते हैं। तो केवल साइंस लेने वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, 21 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो वो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 21 माइनस 18 8, 21 माइनस 8 कितने आ जाएगी 13। तो 13 हमारा आपका आंसर आ जाएगा। यानी 13 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल साइंस लेते हैं, मैथ नहीं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इजकल टू ए और ए माइनस बी इजकल टू बी और ए यूनियन बी इजकल टू ए और ए माइनस बी इजकल टू 5। तो हमको ये चेक करना हमारा इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब वेन डायग्राम से कैसे करेंगे इसको। देखिए ये हमारा हो गया बी और इसके अंदर होगा ए, क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट। ए बी का सबसेट का मतलब है ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बी के अंदर होंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे, एक जो बी के अंदर ही डायग्राम को बनाएंगे। उसके बाद देखिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर कौन सा ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन है ए माइनस बी क्या ए के बराबर है, यानी ए में से ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है क्या वो ए के बराबर है। देखिए ये हमारा ए है, ये वाला बी है, तो ए खुद बी के अंदर है,
तो ए के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होंगे जो बी के साथ कॉमन ना हो, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमें इसका मतलब हमें ये लिखना है कि ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, मगर ए तो खुद टोटली कॉमन है, ए बी के साथ टोटली कॉमन है, तो ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। ए माइनस बी बराबर बी, ए में सो ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, क्या वो बी सेट के बराबर है? वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि बी सेट क्या है, बड़ा है, ए सेट छोटा है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, वो एलिमेंट बी के एलिमेंट नहीं हो सकते, यानी टोटल बी के बराबर नहीं हो सकता। बी के तो एलिमेंट, उसके बाद में ये नहीं हो सकता। फिर इसकी बात चलते हैं, यूनियन बी इजकल टू ए। क्या ए और बी का यूनियन ए के बराबर है? देखिए ए हमारा ये पार्ट होगा और बी होगा टोटल। अगर इनका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन आएगा आपको ये टोटल पार्ट, और ये टोटल पार्ट किसके बराबर है? सेट बी के बराबर। तो ये वैल्यू ए यूनियन बी हमारी बी तो हो सकती है मगर ए नहीं हो सकती, इसलिए ये भी आ गया रॉन्ग। तीसरा ये चलते हैं, ए माइनस बी बराबर 5। पहले इस चित्र को दोबारा बनाते हैं। ये ए और ये हो गया बी। ये लिखा हुआ है कि क्या ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये बात ट्रू है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी के साथ कॉमन है, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन अगर हम थ्योरी लिखते हैं, इसके क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हमारा क्वेश्चन है। मैंने लिखा है एन यू इजकल टू 175, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने? 175। एन एम का मतलब है कि मैथमेटिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या वो है 100। फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स लेने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने? 70। और सी फॉर केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट कितने? 46। ये है मैथ और फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, वो है 30। फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 23। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट की संख्या 28। और यह मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो है 18। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो आइए हम वेन डायग्राम से कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सेट हो गया हमारा मैथमेटिक्स का, ये हमारा सेट हो गया फिजिक्स का, और ये सेट हो गया हमारा केमिस्ट्री का। तो मैथ वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे? 100। मैथ वाले स्टूडेंट की संख्या है 100। फिजिक्स वाले स्टूडेंट की संख्या है 70। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की संख्या है 46। फिर मैथ और फिजिक्स वाले स्टूडेंट कितने हैं? वो हैं 30। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं 23। मैथ और केमिस्ट्री, ये मैथ ये केमिस्ट्री, इनकी संख्या है 28। और जो तीनों सब्जेक्ट मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है? 18। तो हमें क्या निकालना? केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो वो वाला हमारा जो डायग्राम के अंदर ये वाला पार्ट होगा, ये, तो ये पार्ट हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो पार्ट है ये टोटल है हमारा 30, और इसमें ये पार्ट कितना है हमारा? 18 है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट कितना बचेगा? ये 30 में से 18 माइनस कर दे, ये बच गया 12। ऐसे इधर देखते हैं, ये 28 है, ये टोटल 28 है, और ये हमारा 18 है। तो 28 में से 18 माइनस कर दे, ये बच के 10, यानी कि ये पार्ट हो गया हमारे, इनकी जिसमें जो संख्या है वो है 10। तो ये हो गई 10, ये 18, ये 12, और टोटल क्या है? 100। तो हम इस पार्ट को कैसे निकालेंगे, इस वाले पार्ट को? तो क्या करेंगे, इस 100 में से माइनस कर देंगे ये संख्या, ये और इस वाली संख्या को। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा 100 माइनस ये वाला पार्ट हमारा कितना है? 12, प्लस ये वाला पार्ट, ये कितनी संख्या है इसकी? 10, और ये वाला इसकी संख्या है हमारी 18। तो ये हो गया 100 माइनस 12, 18, 30, 30, 10, 40। तो 100 में से 40 गया 60।
तो इसका मतलब 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ये हमारा आंसर होगा। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? 60। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन में पूछने लग जाए कि फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या, तो उसका भी यही तरीका, ये भी निकाल लीजिए। देखिए ये टोटल हुई 23, ये 18 है, तो ये वाला पार्ट आ गया आपका 5, 23 में से 18 गया 5। वैसे है क्या चीज़ ये 5? ये 5 उनकी संख्या है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या 5 है। ऐसी यहाँ पे 12 जो संख्या आई थी ये वाला पार्ट था, और ये वाला पार्ट क्या है? केवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या वो 12 है। और ये जो 10 आई थी ये क्या थी? ये वाला पोर्सन। और ये वाला पोर्सन क्या है हमारा? ये वाला पोर्सन है हमारा केवल मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या, तो वो आई थी हमारी 10। अब आप सब क्वेश्चन में पूछने लगे कि हमको ये चाहिए कि केवल फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने, केवल फिजिक्स। तो हम क्या करेंगे? टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 70, उसमें से 18 हैं तीनों विषय पढ़ने वाले, उसमें से 5 ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 विषय पढ़ते हैं केवल, उसमें से 12 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स, केवल मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर आपको यह निकालना कि केवल फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, तो हम 70 में से माइनस करेंगे कौन सा पार्ट? एक तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा में आ रहा है 12, प्लस ये वाला हिस्सा हो गया 18, और प्लस कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा हमारा हो गया 5, प्लस 5। तो ये 70 माइनस 12 और 18 हो गया 30, 30 5 35। तो ये संख्या कितनी आ गई हमारी? ये संख्या आ गई 35। तो केवल फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी 35 यानी 35। इसी प्रकार हम ये निकाल सकते हैं तो केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी। आशा है कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।